तो चलिए दोस्तों, अब हम अपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स वाली कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हम ये जानते हैं कि स्वेट इक्विटी शेयर्स हमने किसको इशू किए। ये हमने इशू किए अपने डायरेक्टर्स को, मैनेजर्स को, नो हाउ के लिए, आईपीआरस के लिए यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए, या तो हमने अपने डायरेक्टर मैनेजर को दिए या किसी थर्ड पार्टी को दिए हु इज नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, और उसे इसके बदले में कैश दिया, साथ में शेयर्स दिए। नॉन एम्प्लॉय था वो। अगर एम्प्लॉयज हैं तो क्या होगा, नॉन एम्प्लॉयज हैं तो क्या होगा, ये बातें पता चली हमें। लेकिन अब सवाल यह आता है कि आखिरकार ये सारा प्रोसीजर चलेगा कैसे। जनरल मीटिंग के अंदर हमने सारी बातें बता दी थी कि जी हम इस तरह से ये काम करने वाले हैं और स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया था। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? तो भैया उस पूरे प्रोसेस में इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स में जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ उसकी वैलिडिटी ऑफ इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर कब तक थी। यानी स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर इशुइंग स्वेट इक्विटी जब हुआ, ये पास हुआ, इसके पास होने से 12 महीने के अंदर अंदर आपको ये स्वेट इक्विटी इशू करनी है। तो अगर मैं कहूं कि यहां से 12 मंथ्स काउंट कर लिए जाएं, और उन 12 मंथ्स के अंदर हम ये लिख दें कि इस पीरियड के दौरान जो डिसीजन लिया गया कि भैया ये स्वेट इक्विटी इशू करेंगे, तो इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स हो जाने चाहिए जितने कहे गए थे, जितने का डिसीजन हुआ। अदरवाइज इस पीरियड के बाद ये जो डिसीजन लिया था आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, इट विल नॉट बी वैलिड। यानी 12 महीने के बाद अगर आप यही शेयर्स इशू करना चाहते हैं, इस दौरान आपने इशू ही नहीं किए, तो समझ लीजिएगा या तो भैया स्पेशल रेजोल्यूशन दोबारा पास करना पड़ेगा। इज दैट वेरी क्लियर और नॉट? तो पहला हमने काम सीखा वैलिडिटी का। अब सवाल यह आता है कि आखिरकार हम किस एक्सटेंट तक स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं। क्या वर्ड्स कहे मैंने कि किस एक्सटेंट तक, यानी परसेंटेज की बात हो रही है, क्वांटम की बात हो रही है। तो अगर मैं कहूं कि मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ इशू कितना होगा, तो इसे जानने के लिए हमें दो बातें सीखनी पड़ेंगी, दो बातें समझनी है। नंबर एक कि एक पर्टिकुलर ईयर में, इन अ पर्टिकुलर ईयर, एक साल में अगर हम बात करें कितना इशू कर सकते हैं, तो दूसरा एट ऑल टाइम्स परसेंटेज कितनी होनी चाहिए। एट ऑल टाइम्स परसेंटेज ऑफ स्वेट इक्विटी issued in a particular year। कितनी परसेंटेज, कितना क्वांटम कर सकते हो इन अ पर्टिकुलर ईयर? क्वांटम ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो भैया किसी भी एक पर्टिकुलर साल में जब आप शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा
15% ऑफ एग्जिस्टिंग पेड अप कैपिटल और ₹5 करोड़, इन दोनों में से जो भी हायर होगा इससे ज्यादा इक्विटी आप एक साल में इशू नहीं कर सकते। क्या वर्ड्स कहे मैंने कि किसी भी एक साल में एग्जिस्टिंग पेड अप कैपिटल जो है, कौन सी? इक्विटी कैपिटल। एग्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी कैपिटल जितनी भी है उसके 15% या 5 करोड़ रुपए की कैपिटल से ज्यादा एक साल में आप स्वेट इक्विटी इशू नहीं कर सकते। ये मैक्सिमम एक्सटेंट है। और एट ऑल टाइम्स हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा कि हर वक्त 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल से स्वेट इक्विटी का अमाउंट ज्यादा नहीं हो सकता एट ऑल टाइम्स। क्या वर्ड्स कहे मैंने? एट ऑल टाइम्स। यानी आप स्वेट इक्विटी इशू करोगे, इशू करने के बाद चेक करोगे कि भैया 25% ऑफ पेड अप कैपिटल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी अगर ये 100 है पेड अप कैपिटल तो 25 रुपए से ज्यादा, 25% हो गया ना, उससे ज्यादा स्वेट इक्विटी इशू नहीं होनी चाहिए। इज दैट वेरी क्लियर? और एक साल में 15% ऑफ एग्जिस्टिंग पेड अप कैपिटल, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या 5 करोड़ रुपए से ज्यादा, जो भी इसमें से हायर हो, उससे ज्यादा इशू आप नहीं करेंगे। और अगर एक बार इशू कर दिए तो भैया जैसे ही डायरेक्टर को या फिर मैनेजर्स को, किसी को भी स्वेट इक्विटी शेयर मिलते हैं, वो कहता है यार आज की वैल्यू ज्यादा है, चल इसे बेच और पैसा निकाल ले। तो समझ लीजिए इक्विटी शेयर अगर हम किसी को दे रहे हैं तो उसके साथ लॉन्ग टर्म एसोसिएशन बनाने का विचार है। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? और उसे भी इसका फायदा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिलने वाला है। यानी उसने इक्विटी ली, उसे संभाल कर रखनी पड़ेगी, वो इसे बेच नहीं सकता, क्विकली नहीं बेच सकता। तो इसीलिए लॉक इन पीरियड लगा दिया। लॉक इन पीरियड किस लिए लगाया कि भैया आपको हमने अपनी कंपनी का शेयर होल्डर बनाया है और आपकी इस आईपीआर से या फिर आपके इस नो हाउ से जो भी प्रोडक्ट हमने लिया है, नॉलेज ली है, अब इससे फायदा कमाया जाएगा। तो भैया लॉक इन पीरियड ये है कि अगर किसी डायरेक्टर या मैनेजर ने ये शेयर्स खरीद लिए तो भैया these shares cannot be sold. These shares cannot be sold for 3 years from the date of allotment. तो अलॉटमेंट की डेट से 3 साल तक, ये 3 साल का क्या है दोस्तों? यही लॉक इन पीरियड कहलाता है। ये 3 साल क्या है? दिस इज नोन एज लॉक इन पीरियड। कि भैया आप इन शेयर्स को बेच नहीं सकते, 3 साल बाद जरूर बेच सकते हो। तो इसके लिए क्या करें? हम कैसे ट्रैक रखेंगे कि भैया उसने बेचे या नहीं बेचे? शेयर सर्टिफिकेट जब उसे दिए जाएं, सबूत तो मांगेगा वो। शेयर सर्टिफिकेट क्या मिलेगा? एविडेंस के रूप में। तो भैया उसके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगा दो, शेयर सर्टिफिकेट में लिख दो। शेयर सर्टिफिकेट जो उसे देंगे हम, उस शेयर सर्टिफिकेट पर प्रोमिनेंटली लिख दो, या स्टैंप कर दो बड़े बड़े अक्षरों में। क्या क्या स्टैंप कर दो, क्या क्या लिख दो? नंबर 1 कि कितना कि लॉक्ड इन है, शेयर्स क्या है?
लॉक्ड इन है नंबर 1, और लॉक इन की एक्सपायरी डेट, यानी लॉक इन कब तक है, बोल्ड लेटर्स में स्टैम्प करना, बोल्ड लेटर्स में प्रोमिनेंटली लिखना, और यहां पर क्या लिख दो कि कब लॉक इन एक्सपायर होगा, एक्सपायरी डेट ऑफ लॉक इन पीरियड, यानी इस दिन के बाद लॉक इन पीरियड खत्म हो जाएगा और इन्हें ट्रांसफर किया जा सकता है। यानी कैनॉट बी सोल्ड लिखा, यानी कैनॉट बी ट्रांसफर्ड। इसका मतलब क्या है कि उन शेयर्स को आप ट्रांसफर नहीं करोगे, बेचोगे नहीं, अपने नाम पे ही रहेंगे आपके। हां, इस दौरान अगर कोई एक्सपायर हो गया तो भैया वो ऑटोमेटिकली उसके लीगल एयर के पास चले जाएंगे, बट उनको बेचा नहीं जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? ट्रांसफर अलाउड नहीं है, ट्रांसमिशन अलाउड है। तो दोस्तों इक्विटी का ये काम फटाफट से नोट करिए, फिर मैं चलता हूं इसके रूल्स के अगले पोर्शन पे। जल्द से जल्द नोट करिए। चले जी आगे। तो अब अगली कहानी, सवाल ये आता है भाई कि हमने तो कह दिया कि स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर दिए, नो हाउ ली, आईपीआर लिए और उसके लिए स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर दिए, लेकिन मैं तो कहता हूं कि भैया ये बाइंग और सेलिंग ही तो है एक तरह की, बोलो हाँ या ना। जैसे कि आप पेन लेने गए तो भैया उसकी कोई वैल्यू तो होगी, बोलो हाँ या ना, ठीक बात है कि नहीं। उसने कहा जी पेन ये 50 रुपए का है, ठीक है जी, नेगोशिएशन भी हुई होगी या वैल्यूएशन निकला होगा, नहीं जी नहीं इसकी ज्यादा वैल्यू है, वो कहेगा नहीं जी नहीं इसकी कम वैल्यू है। घर खरीदने जाते हो तो भी तो ऐसा ही होता है, उसी तरह से इस चीज की भी तो वैल्यू है। यानी नो हाउ
और नो हाउ और आईपीआर, इनका भी तो वैल्यूएशन होगा। अब वैल्यू लगाने के लिए किसे बुलाऊं? सड़क से बुला लो किसी को, हाँ जी भैया बताना कितने रुपए के हैं ये, ऐसा होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं जी। या कोई ऐसा एक्सपीरियंस्ड पर्सन होगा जिसे इन सब चीजों की नॉलेज होगी, एक्सपीरियंस होगा, वो क्वालिफाइड होगा। क्या ये बात ठीक है क्या नहीं? यानी इन सारे के सारे स्वेट इक्विटी शेयर्स का वैल्यूएशन होगा, और जो ये वैल्यूएशन होने वाला है मेरे भाई, ये वैल्यूएशन क्या है दोस्तों जानते हो? ये वैल्यूएशन एक सर्टिफाइड वैल्यूअर करेगा। सर्टिफाइड वैल्यूअर अपनी एक वैल्यूएशन रिपोर्ट देगा। ये सर्टिफाइड वैल्यूअर क्या करेगा? अपनी एक वैल्यूएशन रिपोर्ट देगा। उस वैल्यूएशन रिपोर्ट में क्या बताएगा भैया? वो प्राइस को डिटरमिन करेगा, नंबर 1। ठीक बात है कि नहीं? और वो वैल्यू लगाएगा, वैल्यूएशन ऑफ जो भी नो हाउ और आईपीआर्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लिए जा रहे हैं। तो जो प्राइस का डिटर्मिनेशन होगा, वैल्यूएशन रिपोर्ट जो आएगी, इस बेसिस पर स्वेट इक्विटी का अमाउंट तय होगा कि इसके बदले में कंसिडरेशन दी जाएगी। बोलो हां या ना? और वो कंसिडरेशन या तो कैश होगी या स्वेट इक्विटी शेयर्स होंगे। और स्वेट इक्विटी शेयर के लिए भी ये जो मिल रहा है, इसमें क्या है? ये क्या मिल रहे हैं भैया? ये तो एक कैसी कंसिडरेशन है? नॉन कैश कंसिडरेशन मिल रही है। बोलो हां या ना? तो नो हाउ के बदले में कुछ कैश भी मिल सकता है, स्वेट इक्विटी मिल सकती है। और स्वेट इक्विटी हम किसके बदले में दे रहे हैं? ठीक बात है कि नहीं? या तो नो हाउ के बदले में दे रहे हैं, या फिर उसे डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। यानी स्वेट इक्विटी जब इशू होगी तो नॉन कैश कंसिडरेशन भी आ सकती है और कैश कंसिडरेशन भी आ सकती है। क्या ये बात ठीक है? तो अगर आपने ये नो हाउ दी, ये क्या है? नॉन कैश। इसके बदले में क्या कंसिडरेशन मिल सकती है? कैश भी मिल सकता है, शेयर्स भी मिल सकते हैं। और रिवर्स भी हो सकता है कि मैंने स्वेट इक्विटी किसी को दी और उसके बदले में कैश कंसिडरेशन मिली, जब डिस्काउंट पे शेयर इशू होते हैं, राइट? यानी यहां पर मैंने उसे स्वेट इक्विटी शेयर्स दे दिए एट डिस्काउंट। ठीक बात है कि नहीं? वैसे तो डिस्काउंट पे शेयर्स इशू करना अलाउड ही नहीं है ना अब, लेकिन स्वेट इक्विटी एट डिस्काउंट पे इशू की जा सकती है। यहां कैश कंसिडरेशन आई। तो ये दो पार्ट्स है। क्या ये बात समझ में आई? तो सर्टिफाइड वैल्यूअर ने इसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाई और स्वेट इक्विटी शेयर्स की इसका भी प्राइस निकाला कि भैया शेयर कितने रुपए का है। ठीक बात है कि नहीं? मैं मार्कर लेने जाता हूं तो भैया वो मार्कर की वैल्यू निकालेगा कि इसमें कितने की इंक डली, कितने का प्लास्टिक लगा, कितने की प्रिंटिंग हुई, सारी मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, एडवर्टाइजमेंट, सब कॉस्ट निकालेगा और फिर अपना इसके अंदर प्रॉफिट ऐड करके बेचेगा। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? और मान लीजिए कि मैंने इस मार्कर के बदले में कुछ पेन देने हैं। अब ये पेन सस्ता पड़ा। ठीक बात है कि नहीं? इसकी वैल्यू निकाली। अब पता लगा कि ऐसे 2 पेन देने पड़ेंगे तब जाकर के एक मार्कर की वैल्यू निकलेगी। तो ये फिर एक्सचेंज हो जाएगा। क्या ये बात समझ आई? तो दोनों चीजों का अगर वैल्यूएशन निकालना है तो भैया दोनों चेक करनी पड़ेगी कि वो कैश है या नॉन कैश है। और जहां पर दोनों ही नॉन कैश आ गए वहां वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि हमने एक तरफ पेन का वैल्यूएशन किया और एक तरफ मार्कर का वैल्यूएशन किया, दोनों नॉन कैश है। अब आप कहोगे जी ये तो बार्टर जैसा कुछ हो गया।
तो हाँ भाई यहां पर ऐसा हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ कैश जहां पर आ जाए तो वो सेल मान ली जाती है। इज दैट क्लियर? हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ा है, जहां पर भी प्राइस में कुछ कैश आ जाए वो सेल मान ली जाती है, बार्टर नहीं रहता फिर। तो वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाई गई और ये सर्टिफाइड वैल्यूअर ये वैल्यूएशन रिपोर्ट किसको देगा? टू, ये एड्रेस किसको करेगा? टू बी एड्रेस्ड टू, क्या लिखेंगे हम यहां पर? टू बी एड्रेस्ड टू। एड्रेस्ड टू का मतलब किसका नाम, किसके नाम से बनेगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए बनाई है मेरे भाई ये, ठीक है। और इसकी कॉपी विल बी सेंट टू शेयर होल्डर्स। सारे के सारे राय तभी तो दे पाएंगे अलॉन्ग विद नोटिस। जैसे कि मीटिंग अभी होने वाली है तो डिटेल्स भेजोगे कि नहीं भेजोगे? अलॉन्ग विद नोटिस ऑफ मीटिंग। डिसीजन लेने के लिए उन्हें डिटेल्स चाहिए भाई, सीधी सीधी बात है। तो वैल्यूएशन का सिस्टम समझ गए आप। सर्टिफाइड वैल्यूअर वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाएगा। नंबर 1 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम होगी, फिर ये जाएगी शेयर होल्डर्स के पास। इस वैल्यूएशन रिपोर्ट में प्राइस का डिटर्मिनेशन होगा, वैल्यूएशन होगा नो हाउ का और आईपीआर का, और इसके बदले में कैश मिल सकता है, कंसिडरेशन इन अदर देन कैश, यानी शेयर्स मिल सकते हैं। और जब शेयर्स मिलेंगे तो उसके प्राइसेस निकाले जाएंगे और इसका वैल्यूएशन और इसका वैल्यूएशन देखा जाएगा। इसका भी प्राइस डिटरमिन किया आपने और इसका भी प्राइस डिटरमिन किया और उसको कैलकुलेट किया जाएगा। या फिर स्वेट इक्विटी इश्यू की और आपको कैश मिल गया। प्रॉब्लम वहां आती है जब दोनों चीजें क्या हो, नॉन कैश हो। जैसे कि यहां नो हाउ है और इधर क्या दिया, स्वेट इक्विटी। बोलो आएगी कि नहीं? बिल्कुल आएगी। ऐसा भी हो सकता है कि भाई नो हाउ मेरे पास 100 रुपए की आई, एग्जाम्पल लेते हैं, और स्वेट इक्विटी जब इशू की तो मैंने उसको 120 रुपए में इशू कर दिया, 120 रुपए की इक्विटी दे दी। एसेट कितने का आया? मैं कहता हूं नो हाउ मेरे लिए एक इंटेंजिबल एसेट है भाई, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये नो हाउ मेरे लिए एक एसेट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। कैसे? इसके बारे में अभी बताता हूं मैं। फिलहाल मैं क्या चीज को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा भी हो सकता है कि भैया आपने ये 100 रुपए की चीज 120 रुपए की वैल्यू में ली। 100 रुपए वाली चीज, इसकी वैल्यूएशन 100 रुपए है, इसके बदले में 120 रुपए के वैल्यूएशन वाली चीज दी, 20 रुपए एक्स्ट्रा दिए। पॉसिबल है कि नहीं? यस। हो सकता है आपने बराबर की वैल्यू दी, पूरे के पूरे 100 रुपए दिए। हो सकता है आपने कम दिया, ठीक बात है कि नहीं? पॉसिबल है ऐसा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इस पॉइंट पर मैं दोबारा से आऊंगा, लेकिन जिस पॉइंट पर हम रोशनी डालना चाहते हैं, जिसको अभी समझना चाहते हैं, वो ये है कि अगर मैंने ये नो हाउ ली है, मेरे पास ये एसेट आए हैं, तो ये जो एसेट हैं ये मेरे लिए खर्चा भी तो हो सकते हैं, खर्चा भी हो सकते हैं। यस। यानी जो भी चीज डेबिट हुई, नो हाउ या आईपीआर, सवाल यह आता है कि मैं उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करूं। मैं एक काम करता हूं, आप इसको फटाफट से एक बार नोट कर लीजिए, थोड़ी सी ज्यादा जगह चाहिए, इसीलिए इसको समझाने के लिए 2 पार्ट्स में डिवीजन करना पड़ेगा, एक एज एन एसेट और एक एज एन एक्सपेंस। फिर मैं आपको इसके बारे में समझाता हूं, फटाफट से इसे नोट करो, ठीक है? जल्दी से।
चले आगे। तो मैं इसके वैल्यूएशन की बात कर रहा था कि अगर मेरे पास स्वेट इक्विटी देने के बदले में कोई नॉन कैश कंसिडरेशन आए, कैश नहीं नॉन कैश कंसिडरेशन आए, तो क्या होगा। तो वैल्यूएशन का ही पार्ट चल रहा है, वैल्यूएशन के साथ ही जुड़ी हुई सब बातें हैं। यही हेडिंग हम आगे लेकर चलेंगे और उसमें से किस पॉइंट को हम डिटेल में जानना चाह रहे हैं, जहां पर स्वेट इक्विटी शेयर इश्यू किए गए लेकिन उनके बदले में कैश नहीं आया, नॉन कैश ट्रांजैक्शन है दोस्तों। ये कैसी ट्रांजैक्शन है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, यानी हमारे पास नो हाउ या आईपीआर आ रहे हैं। तो भैया एक बात तय रही, अगर मैंने स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू किए और वो इश्यूड फॉर नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन मैंने क्या कहा, कुछ नो हाउ और आईपीआर ये मिला हमें, या कोई भी एसेट है, ठीक है, जो भी एसेट आया, कुछ भी डेबिट हुआ। अब चेक क्या करूं कि भाई वाकई वो मेरा एसेट है कि नहीं। एसेट होगा तभी बैलेंस शीट में डालूंगा, नहीं तो मैं उसे एक्सपेंस दिखाऊंगा, उसी साल का एक्सपेंस जिस साल में उसे लिया। तो जो हिस्सा मुझे लगा कि भाई ये डेप्रीशिएबल है, जो भी मेरे पास नॉन कैश ट्रांजैक्शन में मिला, ये तो एग्जाम्पल है, तो जो भी मुझे मिला डेप्रीशिएबल अगर है या अमोर्टाइजेबल है, अमोर्टाइजेशन जानते हो ना, टैक्स में पड़ा है, अगर ये कंसिडरेशन डेप्रीशिएबल है या अमोर्टाइजेबल है तो क्या करें, और अगर ये अदर है तो क्या करें, यानी डेप्रिशिएबल या अमोर्टाइजेबल नहीं है, अदर है। अगर डेप्रिशिएबल और अमोर्टाइजेबल है तो सीधी सीधी बात है भैया, मैं इसे एसेट ट्रीट करूंगा और क्या, और मैं इसे बैलेंस शीट में दिखाऊंगा एज पर रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक बात है कि नहीं। लेकिन अगर ये अदर देन डेप्रिशिएबल या अमोर्टाइजेबल है तो मैं इसे एक्सपेंस दिखाऊंगा उसी साल का, जिस साल में मैंने इस चीज के बदले में अपने शेयर्स दिए हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस शो करूंगा। कहां शो करूंगा, सब जानते हैं, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। खर्चे कहां शो किए जाते हैं भैया, जानते हो। कब शो करूंगा, इन दैट फाइनेंशियल ईयर इन विच स्वेट इक्विटी शेयर्स वर इशूड अगेंस्ट दिस। ठीक बात है कि नहीं। उस साल का मैं इसे खर्चा दिखा दूंगा कि भैया ये ऐसा एसेट नहीं है जो मुझे लॉन्ग टर्म तक रेवेन्यू दे, शॉर्ट टर्म तक रेवेन्यू दे रहा है, एक साल तक इसकी वैलिडिटी है, मैंने ले लिया, ठीक है, क्या दिक्कत है, एक साल में उसे खत्म कर दिया, एक्सपेंस दिखा दिया। लेकिन अगर मुझे लगता है भैया तो डेप्रिशिएबल आइटम है, 5 साल तक का इसका इस्तेमाल होगा, तो भैया उसे एसेट दिखाया। शो कैसे करेंगे, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कहां पर, बैलेंस शीट में। ठीक है नहीं। तो अब सवाल यह आता है कि इन दोनों चीजों का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। भाई एक्सपेंस दिखाना है, P&L में डेबिट कर देंगे, लेकिन क्या मैं इसे
मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन कह सकता हूं, क्योंकि मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन के रूल होते हैं कि भैया इतने % से ज्यादा आप नहीं दे सकते मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन। इसीलिए ये पैसा एक्सपेंस के रूप में अगर आप डेबिट कर रहे हैं तो कहीं ये मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन में तो नहीं आता। डायरेक्टर्स को कि मैनेजेरियल पर्सनल को जो भी रेम्यूनरेशन दी जाती है उस रेम्यूनरेशन की एक लिमिट है, हम पढ़ेंगे उसके बारे में। उस लिमिट के अंदर अंदर ही हम उनको पैसा दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। तो भाई अगर ये एक्सपेंस मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन का नेचर का हुआ तो वहां पर जाएगा जिसकी एक मैक्सिमम लिमिट है। इसीलिए हमें पहचानना पड़ेगा कि कहीं ये एक्सपेंस जो है मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन तो नहीं है, और अगर है तो भैया उसी सेक्शन के अंडर आ जाएगा और मैक्सिमम लिमिट के हिसाब से चेक करेंगे। तो मैं इस एक्सपेंस को मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन ट्रीट करूं या ना करूं, सवाल यह है। तो ये एक्सपेंस मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन यानी मेहनताना, मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन है या नहीं, यह पहचानना पड़ेगा, यस और नो। आएगा तो खर्चे में, लेकिन हम क्यों यह बात जानना चाह रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम रेम्यूनरेशन टू मैनेजर्स मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की लिमिट होती है, तो उस लिमिट को चेक करने के लिए हमें यह पॉइंट सीखना पड़ेगा। तो भैया अगर दो बातें साबित हो गई, जो दो बातें मैं बोलने जा रहा हूं, अगर ये साबित हो गई तो ये मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन मान ली जाएगी, अदरवाइज हम इसे मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन नहीं मानेंगे। ठीक बात है कि नहीं? सबसे पहली बात, इफ इट इज पेड टू डायरेक्टर्स या मैनेजर्स, अगर ये पेड टू डायरेक्टर और मैनेजर है, मैं यहां पर टिक लगा रहा हूं दोस्तों, टिक, यस। वो कहते हैं हां ये तो जी मैनेजर या डायरेक्टर को ही पे की गई थी, तो ठीक है भैया, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की पहली कंडीशन पूरी हो गई। अगर इट इज नॉट पेड टू डायरेक्टर और मैनेजर, then it is not treated as managerial remuneration। तो मैंने दो पार्ट्स अलग अलग बना लिए, एक पेड का बना लिया और एक नॉट पेड का बना लिया। ठीक है जी। तो अगर तो ये पेड है डायरेक्टर या मैनेजर को, तो पहली कंडीशन पूरी हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये पैसा डायरेक्टर या मैनेजर को दिया गया तो क्या मान लिया जाएगा कि ये एक रेम्यूनरेशन है। ठीक बात है कि नहीं? रेम्यूनरेशन का ही पार्ट है। और अगर ये डायरेक्टर या मैनेजर को नहीं दिया तो मैं इसको मैनेजरियल रेम्यूनरेशन नहीं मानूंगा। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? और हम जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से उसे एक्सपेंस ही ट्रीट किया गया है, तो मैं तो कह रहा हूं भैया हम तो सीधा एक्सपेंस वाले पॉइंट में आ गए। सो दिस पेमेंट इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस। दिस पेमेंट की जगह कहता हूं दिस नॉन कैश ट्रांजैक्शन, दिस इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस। हम तो उसी कैटेगरी में ही बात कर रहे हैं भैया जो कि एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया गया है। यानी कोई भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन जिसे एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया गया हो और डायरेक्टर या मैनेजर को दी गई हो तो वो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन मानी जाएगी, अदरवाइज वो नहीं मानी जाएगी। क्योंकि हम यहां पर कौन सा पॉइंट चेक कर रहे हैं कि एक्सपेंस ट्रीट किया हो।
एसेट की तरह ट्रीट नहीं किया गया। यानी मैं इसे यहां लिख सकता हूं, दिस इज नॉट ट्रीटेड एज एसेट, दिस इज नॉट ट्रीटेड एज एसेट। तो भैया अगर एसेट ट्रीट किया होता तो यार लिखा ही क्यों होता, वो तो इस कैटेगरी में लिखा होता। बोलो हां या ना। यस। इसका मतलब ये बात तय हो गई कि अगर मैं दो बातें की जगह, मतलब दो बातें तो हैं, पहली बात यह साबित कर दी कि वो एसेट नहीं है, एक्सपेंस है। दूसरी बात यह साबित कर दी कि भैया वो हमने डायरेक्टर को पे किया है, अगर मैनेजर को पे किया है तो मैनेजरियल रेम्युनरेशन मानी जाएगी, अदरवाइज मैनेजरियल रेम्युनरेशन नहीं मानी जाएगी। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? थोड़ा सा मैं रिकैप देता हूं। वैल्यूएशन कर रहे थे, स्वेट इक्विटी शेयर्स हमने इशूड किए, नॉन कैश ट्रांजैक्शन थी, मिला कुछ ऐसा जो कि या तो एक्सपेंस होगा या एसेट होगा। अगर वो डेप्रिशिएबल या अमोर्टाइजेबल है तो मैंने एसेट माना और बैलेंस शीट में उसे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शो कर दिया। अगर वो अमोर्टाइजेबल नहीं है, अदर है, तो ऐसे केस में उसे एक्सपेंस माना और उसे भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली शो कर दिया P&L में। अब मैं उस खर्चे को मैनेजरियल रेम्युनरेशन मानूं या ना मानूं, खर्चा तो मैंने डिफाइन कर लिया कि वो एसेट नहीं है, खर्चा है, तय हो गई ये बात। अब देखना बस ये है कि वो किसी डायरेक्टर या मैनेजर को दिया है या नहीं। अगर दिया है तो भैया मैनेजरियल रेम्युनरेशन में आएगा, और अगर नहीं दिया, कोई आउटसाइडर है, नॉन एम्प्लॉय है, तो मैनेजरियल रेम्युनरेशन में नहीं आएगा। और ये काम हम क्यों कर रहे थे, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि मैनेजरियल रेम्युनरेशन की एक लिमिट होती है और उस लिमिट को कैलकुलेट करते वक्त इस अमाउंट को भी चेक किया जाएगा। इसीलिए हमने इस पॉइंट को ध्यान से देखा है। क्या ये बात समझ में आती है? चलिए अब मैं इस पॉइंट के ऊपर आता हूं कि भाई एसेट है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन में मुझे कुछ मिला, एक हाथ मिला नो हाउ या IPR। अभी मैंने वो जो 100 और 120 वाला केस बताया था, ये वही है। तो एक तरफ से मिला ये, और इसके बदले में कंसिडरेशन क्या दी गई? कंसिडरेशन दी गई स्वेट इक्विटी शेयर्स। कंसिडरेशन क्या दी गई? स्वेट इक्विटी शेयर्स। अब दोनों का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, बोलो हां या ना। यस। तो भैया इसका वैल्यूएशन किया मैंने, मान लो 100 रुपए, और पता लगा उसके बदले में 120 रुपए दे दिए। तो अब इस 120 रुपए के हिसाब से मुझे कहीं बैलेंस शीट में, एक काम करता हूं मैं, डिवाइड कर लेता हूं बैलेंस शीट को दो हिस्सों में, सामने नजर आए, ताकि आपको एक तरफ लायबिलिटी लिख देता हूं, एक तरफ एसेट लिख देता हूं। एक तरफ मेरी स्वेट इक्विटी इशू हो गई, दूसरी तरफ मेरे क्या आ गए? IPR या नो हाउ आ गई। बोलो हां या ना। ठीक बात है कि नहीं? अब अगर बैलेंस शीट के अंदर जो भी चीज आएगी वो तो दोनों साइड्स बराबर होनी चाहिए। बोलो हां या ना। दोनों पॉइंट्स इक्वल आनी चाहिए। लायबिलिटी इक्वल टू एसेट, यानी लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल टू एसेट, यही है सिस्टम। तो अगर 100 रुपए यहां बढ़ते हैं भैया, तो 100 रुपए यहां बढ़ने चाहिए, मगर मैंने तो दे दिया 120 रुपए। तो भैया 20 रुपए जो एक्सेस है, कम दिए होते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, ठीक है कि नहीं, गेन आ जाता। 20 रुपए दिए, अब मैं इसका क्या करूं? इस 20 रुपए का क्या करूं? इस एक्सेस के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? इस एक्सेस अमाउंट को मुझे डायरेक्टर्स की तरफ रेम्युनरेशन शो करनी पड़ेगी कि भैया जो मैंने ये पैसा एक्स्ट्रा दिया, थोड़ा सा क्लियरली लिख देता हूं, ये जो मैंने एक्सेस ₹20 दिए हैं, मैं इसे रेम्युनरेशन टू डायरेक्टर्स मान लूंगा। क्या भैया ये तो मेरा डायरेक्टर्स की तरफ एक्स्ट्रा पैसा चला गया, यानी खर्चे की तरह ट्रीट कर लूंगा इस हिस्से को। क्या ये बात समझ में आती है? यानी मैंने इस हिस्से को क्या ट्रीट कर लिया? मैंने इस पोर्शन को जो एक्स्ट्रा दिया उसे अपना एक्सपेंस ट्रीट कर लिया, और इसे मैनेजरियल रेम्युनरेशन के उस लिमिट के लिए कैलकुलेट किया जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? एक्स्ट्रा मिल गया भैया,
100 की जगह मैंने 90 दिए तो बस 10 रुपए का फायदा है आपका, क्या दिक्कत है? कैपिटल नेचर का बेनिफिट डाल दीजिएगा, कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे उसे। ठीक है कि नहीं? जरा नोट करिए दोस्तों इसे फटाफट से, फिर चलेंगे आगे।
चले जी दोस्तों आगे। तो ये बात तय रही कि वैल्यूएशन के केस में ज्यादा कम हो सकता है, ये बात समझ में आ गई सबको। एसेट के साथ क्या होगा, एक्सपेंस के साथ कैसे करेंगे, ये सब बातें समझ में आ गई। अब डायरेक्टर्स ने सारा का सारा काम किया है, बोलो हाँ या ना, किया है कि नहीं? और अगर डायरेक्टर्स ने सारा का सारा काम किया है तो भैया उन्हें एक डायरेक्टर रिपोर्ट जो बनाकर देनी होती है उसमें भी तो डिस्क्लोजर्स करने होंगे, बोलो हाँ या ना। तो इसी पर्पस के लिए जो भी डिस्क्लोजर्स करने हैं डायरेक्टर्स रिपोर्ट में, अब हमें उसके बारे में समझना पड़ेगा। ठीक बात है। तो जितने भी आपके शेयर्स इशू किए आपने, इन लोगों को, किन लोगों को किए, कितने रुपए में किए, किस टाइप के शेयर्स को इशू किया, किस टाइप के, किस क्लास के डायरेक्टर्स को इशू किया, रेट क्या था, कितनी परसेंटेज है, क्योंकि परसेंटेज भी है कि मैक्सिमम इतनी परसेंटेज होनी चाहिए टोटल इक्विटी कैपिटल की, आपको वो रेशो भी शो करनी पड़ेगी। यानी अल्टीमेटली डायरेक्टर्स रिपोर्ट जो जाएगी उसमें बहुत सारे डिस्क्लोजर्स करने पड़ेंगे। डिस्क्लोजर्स इन डायरेक्टर्स रिपोर्ट, और ये डायरेक्टर्स रिपोर्ट जो है इसमें क्लास ऑफ डायरेक्टर्स आ जाएंगे कि भैया किस क्लास के डायरेक्टर्स को आपने इशू किया, क्लास ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, किस क्लास के शेयर्स को आपने एज स्वेट इक्विटी शेयर इशू किया, कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए। ठीक है कि नहीं? और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भैया अगर आपने 1% या उससे ज्यादा के शेयर्स किसी भी डायरेक्टर को इशू किए हैं तो उन सबके नाम डिटेल सबकी चाहिए हमें। क्या वर्ड्स कहे मैंने? नंबर ऑफ शेयर्स के साथ साथ इफ परसेंटेज ऑफ स्वेट इक्विटी इश्यूड इज मोर देन इज 1% और मोर, इज 1% और मोर, तो भैया क्या करना पड़ेगा आपको? ऐसे पर्टिकुलर केस में उन सबके डायरेक्टर्स के नाम भी दिखाने पड़ेंगे। ठीक बात है या नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। तो जो अलॉटीज हैं, जिनको भी आपने शेयर्स अलॉट किए हैं, उन अलॉटीज के नाम वगैरह सब लिख कर दे दो भैया, किनको 1 और मोर % दिए हैं, और कंसिडरेशन बता दो कि क्या मिली आपको, कैश मिली या नॉन कैश मिली। क्या ये बात समझ में आई? और फिर उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन लिखो और अपना प्राइसिंग फॉर्मूला लिखो। टर्म्स एंड कंडीशंस और साथ में प्राइसिंग फॉर्मूला कि भैया आपने किस हिसाब से शेयर का प्राइस निकाला। वैल्यूएशन रिपोर्ट तो समझ में आती है बात, वो दे दी वैल्यूअर ने। प्राइसिंग फॉर्मूला वगैरह क्या यूज किए गए भैया, ये सब बताओ। डायरेक्टर रिपोर्ट में क्या किया गया, क्योंकि डायरेक्टर को अपने काम की रिपोर्ट देनी पड़ती है, याद है कि नहीं? हर एनुअल जनरल मीटिंग में 4 बातें बहुत जरूरी हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, चार ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं एजीएम में। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट और डायरेक्टर रिपोर्ट, इन सबका एक्सेप्टेंस किया जाता है, इनको अडॉप्ट किया जाता है एजीएम में। तो भैया जो डायरेक्टर रिपोर्ट आई है उसके अंदर ये चीजें चाहिए होंगी या नहीं? यस,
इसीलिए ये सारी डिटेल मांगी जा रही है। फिर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आपने कितने इशू किए हैं, कितना इंक्रीमेंट हो गया वो डालना पड़ेगा आपको। इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स, क्या डालना पड़ेगा? इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर दिस स्वेट इक्विटी इशू। इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर स्वेट इक्विटी इशू, ये सब बातें बतानी पड़ेगी। आपको यह भी बताना पड़ेगा कि टोटल कैपिटल के हिसाब से, अगर मैं आज टोटल कैपिटल की स्वेट इक्विटी इतनी है, टोटल कैपिटल इतनी है इक्विटी, तो भैया उसकी परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। ये परसेंटेज आपको बतानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर ईयर में 15% से ज्यादा नहीं पेड अप कैपिटल के, और %25 एट एनी टाइम। तो वो परसेंटेज वगैरह आपको यहां शो करनी पड़ेगी दोस्तों, किसमें? डायरेक्टर के इस रिपोर्ट में डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। कंसिडरेशन क्या है वो लिखनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने यहां बताया, कैश कितना आया इन टोटल, ये तो 1% वालों का था, टोटल का बताना पड़ेगा हर एक का, और नॉन कैश कितना आया। कई बात क्लियर हुई? अब सवाल यह आता है कि जब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं तो अर्निंग पर शेयर पर क्या असर पड़ता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपने जरूर पढ़ी होगी। अरे क्लास 12th में ही ईपीएस सिखाया जाता है भाई, याद है कि नहीं? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। बोलो होता है या नहीं? कि पर शेयर आपको कितना पैसा मिल रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो न्यूमरेटर है 10 लाख, $11 मान लेते हैं, और नंबर ऑफ शेयर्स हैं 1 लाख। बताइए पर शेयर अर्निंग कितनी हुई? ₹11 पर शेयर। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? अब मान लो ये तो बिफोर, ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर थे बिफोर स्वेट इक्विटी, ये सारी ईपीएस क्या है? बिफोर इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी। अब मान लो कि आफ्टर स्वेट इक्विटी आती है बात, आफ्टर स्वेट इक्विटी ऑफ 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर कर दिए। अब भैया 11 लाख अगर ये है, पहले 1 लाख शेयर्स में बट रहा था, अब कितने में बटेगा? 1,10,000 में। इसका मतलब आपकी जो पर शेयर ईपीएस थी, जो अर्निंग पर शेयर थी, जरा बताइए क्या डाइल्यूट हुई या नहीं? इसे बोलते हैं डाइल्यूशन, घट जाना, क्योंकि आपका पैसा अब ज्यादा लोगों में बट रहा है, कंट्रोल ज्यादा लोगों में हो गया, कंट्रोल हाथ से निकल गया। तो मैं इसे क्या कहूंगा कि भैया ये क्या हुआ? आज ये जो ईपीएस मेरी आई है अर्निंग पर शेयर, ये मेरी डाइल्यूटेड ईपीएस है। डाइल्यूशन का मतलब कंट्रोल का चला जाना। जब शेयर ज्यादा लोगों में बढ़ गए तो भैया कंट्रोल भी ज्यादा लोगों में बढ़ गया। उसी तरह से जो पहले मेरी अर्निंग आ रही थी उससे मेरी अब अर्निंग घट गई, डाइल्यूट हो गई। तो भैया अब स्वेट इक्विटी के बाद डाइल्यूटेड ईपीएस कितनी है वो भी बताना पड़ेगा। ये सब कहां आएगा? ये डायरेक्टर रिपोर्ट में आएगा। ये सब डिस्क्लोजर्स करने पड़ेंगे दोस्तों। अब
फटाफट से आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको छोटी सी एक बात बता देता हूं। वैसे थोड़ी सी जगह तो है, क्यों ना यहीं पर बता दिया जाए, और ये काम ज्यादा भी नहीं है। ये तो डिस्क्लोजर एंड डायरेक्टर्स रिपोर्ट था। अब एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा। ये अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है। क्या ये बात समझ आई या नहीं? तो एक बनाना पड़ेगा रजिस्टर ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, कि भैया कितने लोगों को आपने शेयर्स इश्यू किए, क्या कब किए, कितने नाम थे, सारी डिटेल्स, पूरी डिटेल्स आपको रखनी पड़ेंगी। किसको बना, किसकी जिम्मेदारी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जिम्मेदारी है। ये हु और वेयर, कहां रखा जाएगा भैया? इसे रखा जाएगा हेड ऑफिस में या एनी अदर प्लेस डिसाइडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और इसे ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। क्या वर्ड्स कहे मैंने? इसे ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। आइए जरा इस जगह का इस्तेमाल कर लें। तो ऑथेंटिकेशन, मैं इसकी नंबरिंग भी कर देता हूं। पहला पॉइंट डिटेल लिखनी पड़ेगी, दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिखेंगे, तीसरा कहां रखा जाएगा, वेयर इट विल बी केप्ट, और फोर्थ ऑथेंटिकेशन, कि भैया इसमें जितनी भी एंट्रीज लिखी गई हैं सारी की सारी सही हैं, या तो कंपनी सेक्रेटरी करेगा और एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या ये बात समझ आई या नहीं आई? तो दोस्तों ये सारा का सारा काम जो आपने देखा, ये था हमारा इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी का। किस तरह से ये सारी स्वेट इक्विटी की रिकॉर्डिंग की जाएगी, किस तरह से कैलकुलेशन होगी, पूरा प्रोसीजर आपने सीख लिया। अब ये हमारा स्वेट इक्विटी का काम पूरी तरह खत्म होता है। इसे नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे।